हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास से रिलेटेड जो आपके टॉपिक चल रहा था सिंधु सभ्यता, तो आज सिंधु सभ्यता का आपको पूरी तरह से निचोड़ मिलेगा। यानी सिंधु सभ्यता का जो समाप्त हुआ है, जो समापन हुआ है, वो कैसे हुआ है, उसके बारे में मैं सारी चीजें बताऊंगी। तो सिंधु सभ्यता का कह सकते हैं कि इस वीडियो में आपको सिंधु सभ्यता का पूरी अच्छी तरह से कंक्लूजन मिल जाएगा। इसमें आपको निचोड़ मिल जाएगा और सिंधु सभ्यता से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। ये मैं बात पहले भी बता चुकी हूँ और आपको अब भी बता रही हूँ। तो आपके जो भी पॉइंट्स बचे थे, हम उन पॉइंट्स को भी कवर कर लेंगे ताकि हमारे 100% क्वेश्चन फंसने के चांसेस हों। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को मैंने बताया है। उन तथ्यों में आपके बहुत सारे हैं, जैसे उस समय के जो सिंधु सभ्यता जो वासी थे, वहां पे उन्हें किस किस चीज के बारे में किसका प्रमाण हमें प्राप्त नहीं है, उनके समय में क्या चीज नहीं थी, तो उन चीजों के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये इस तरह का बनता है, आपने देखा होगा एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी हो जाएगा। लेकिन यही बात आपसे इस तरह से पूछ ली जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, क्वेश्चन में आप अंतर समझ रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यानी पूरी सिंधु सभ्यता का, और सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल यानी भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। जैसे ही भारत लगेगा तो आपका आंसर बदल जाएगा, लेकिन अगर भारत नहीं होता है, पूरी सिंधु सभ्यता की बात होती है, तब आपका आंसर बदल जाएगा। तो पहली चीज, अब हम उन चीजों को क्लियर करते हैं। तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा या सबसे वृहद स्थल कौन सा हो जाएगा, आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। कभी कभी ऑप्शन में आपको बड़ा ना लिखा मिल करके क्या मिलेगा, आपको वृहद लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उससे भी कंफ्यूज ना हो। ये बड़ा और वृहद एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नोट। आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो चीज ध्यान रखनी है कि सिंधु सभ्यता का यानी पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन हमारे भारत में कौन सा सबसे बड़ा है, तो राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो को हम सबसे बड़ा स्थल होने के बाद भी क्यों नहीं कहते, क्योंकि इसलिए नहीं कहते क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वो भारत में ना हो करके कहां पर है, पाकिस्तान में है। इसलिए भारत की जब बात आती है तो आपका आंसर होगा राखीगढ़ी, लेकिन पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मानेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तब आप उसका आंसर करेंगे। तो सबसे बड़ा स्थल क्या हो गया, मोहनजोदड़ो, जो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए आप ये बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव के बारे में हमने पढ़ा था। अब बात होती है कि इतनी बड़ी सिंधु सभ्यता, जो इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता रही, इतनी बड़ी शहरी सभ्यता रही, वो अचानक कैसे समाप्त हो गई, कैसे, क्या उसका समाप्त हो गया, कैसे उसका समापन हो गया, कैसे वो अचानक खत्म हो गई। तो वो सभ्यता इतनी बड़ी, इतनी अच्छी तरह से विकसित होने के बावजूद भी वो कैसे समाप्त हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको तीन नाम आपको मिलते हैं, मैके और मार्शल। जो दो नाम आपको मिलते हैं, ये मैके और मार्शल, इन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता वो कैसे समाप्त हुई, यानी सिंधु सभ्यता का जो समापन हुआ है वो कैसे खत्म हुई है। तो इनका कहना था कि नदी में अचानक से बहुत तीव्र बाढ़ आ जाने के कारण वहां से क्या हो गया, समाप्त हो गई, सिंधु सभ्यता का समापन का कारण बनी। तो चलिए देखते हैं, मैके और मार्शल ने क्या कहा कि बाढ़ की वजह से, अचानक बाढ़ के आ जाने की वजह से सिंधु सभ्यता का समापन हुआ है। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो मैके और मार्शल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि बाढ़ की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हुई। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, चाइल्ड और व्हीलर। चाइल्ड व्हीलर ने क्या कहा था कि विदेशी आक्रमण के कारण ये इतनी बड़ी सभ्यता समाप्त हो गई। तो चाइल्ड ऑफ व्हीलर ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो सिंधु सभ्यता इतनी बड़ी शहरी सभ्यता होने के बावजूद भी समाप्त हुई है, तो इसका सिर्फ बाढ़ कहना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता का समापन विदेशी आक्रमण, जो अब विदेशों से आक्रमण लोग कर रहे थे, उसके कारण जो है इसका समापन हुआ है।
लेकिन आप बात ध्यान रखिएगा कि जो बाढ़ वाला है ये इसको ज्यादा मत प्राप्त है, यानी इसको ज्यादा मान्य माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे देखते हैं, फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि सिंधु सभ्यता का समापन होने का जो कारण है, जो समाप्त हुई है, जो खत्म हुई है, इसके ये वजह नहीं है, ना तो ये बाढ़ के आ जाने से समाप्त हुई है और ना ही विदेशी आक्रमण होने की वजह से समाप्त हुई है। तो फिर कारण क्या है, उन्होंने क्या कारण बताया? तो उन्होंने कारण ये बताया था कि असंतुलित कुछ पृथ्वी पर ऐसी, कह सकते हैं भारत पर ऐसी कुछ असंतुलित घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो है आपका सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। तो चलिए देखते हैं, इस पे लिखा भी है, फेयर सर्विस ने क्या कहा कि असंतुलित परिस्थितियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से ये सिंधु सभ्यता का समापन की ओर गई, अपने पतन की तरफ बढ़ी। ठीक है, तो कुछ असंतुलित परिस्थितियां, ये असंतुलित परिस्थितियों को लेके ये मत कौन देता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, फेयर सर्विस के अकॉर्डिंग असंतुलित परिस्थिति के कारण समाप्त हुई है। चाइल्ड और व्हीलर के अकॉर्डिंग विदेशी आक्रमण के हुए हैं, इस वजह से समाप्त हुई है। मैके और मार्शल के अकॉर्डिंग कि बाढ़ के अचानक आ जाने से ये क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो ये तीनों आपको चीजें ध्यान रखनी है इसका समापन के बारे में। ठीक है, चलिए विशेष है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, उस पर अब हम बात करेंगे। तो आपसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु सभ्यता के लिए ये खोज में ये प्राप्त हुआ, यहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ, यहाँ से वो साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहीं पे काशी की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कहीं पे आदि शिव की मूर्ति मिली है, कहीं पे पशुपतिनाथ की। इस तरह से आपको कहीं ना कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन आपसे क्वेश्चन अब क्या किस तरह का बनता है, तो आपका क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे, या किस चीज के अवशेष वहां से प्राप्त नहीं हुए, सिंधु सभ्यता से किस चीज के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा होगा, तो चावल हो जाएगा आपका, और क्या नाम, कुत्ता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आपके और ताबूत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगर चौथा आपका ऑप्शन हो मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, सिंधु सभ्यता से मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मंदिर से परिचित नहीं थे, हालांकि वो क्या करते थे, पूजा किया करते थे, पूजा करते थे, मूर्ति को पूजन करते थे, लेकिन मंदिर के कोई भी अवशेष किसी तरह के कोई प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु सभ्यता से। उसके बाद एक चीज और याद रखना है, तो आपने देखा होगा उसके आपको भैंसे के मिलेंगे, आपको कुत्ते के मिलेंगे अवशेष, इस तरह से कई जानवरों को आपको अवशेष प्राप्त होंगे। लेकिन किस चीज के प्राप्त नहीं हुए हैं, आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ये कैसे पता चलेगा, आपने देखा कि कई जगह पे एक मोहर भी मिली है, तो मोहर में क्या था, 4 तरह के पशु बने हुए हैं उसमें, तो उन पशुओं में आपका जिन पशु के चित्र बने, इसका मतलब चित्र उसी के बने होंगे जिसको उन्होंने देखा होगा, जिनको जानते होंगे, जिनसे परिचित होंगे वहां के निवासी, उसी का चित्र बनाया जा सकता है। तो शेर के चित्र नहीं मिला, या शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, उसकी हड्डियां नहीं प्राप्त हुई, अस्थि पंजर नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब किसके प्राप्त नहीं हुए, पशु की बात करें तो आपको याद रखना है पशु में कौन सा पशु है, तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला, तो लोहे से परिचित नहीं थे जबकि कांसे से परिचित थे, तांबे से परिचित थे। कांसे से तो कह ही जाता है कांसे युग, क्योंकि कांसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आपसे तांबे का पूछा जाता है, तो ताम्र युग पहले ही आ चुका था, इसलिए यहाँ के लोग तांबे से भी परिचित थे। लेकिन किस धातु से परिचित नहीं थे, इस तरह का क्वेश्चन आपका सिंधु सभ्यता से बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, लोहे के से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। उस समय सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे जैसी धातु को नहीं जानते थे वो। चलिए अब बात करते हैं तो मापतोल से। तो क्या मापतोल से परिचित थे उस समय के लोग, तो हाँ उस समय जो था मापतोल परिचित थे ना, मापतोल से उस समय के लोग परिचित थे, मापतोल करना जानते थे। उनका तरीका अलग था तौलने मापने का, वो चीजें अलग थी, लेकिन हाँ वो उस समय के लोग मापतोल से परिचित थे। तो मापतोल से परिचित थे। और आपसे एक और क्वेश्चन बनता है, तो किस तरह के औजार से वो परिचित नहीं थे, तो वो तलवार जैसे औजार से परिचित नहीं थे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, विशेष करके कोई इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं, तो आपसे पूछी जाती है जो सिंधु सभ्यता की मोहरें थी वो किस चीज की बनी थी, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सेल खड़ी की बनी थी। तो मोहरें किस चीज की बनी है, सेल खड़ी की बनी थी होती थी उस समय।
घरों का निर्माण कैसा होता था, तो आपको याद रखना है आयताकार खंडों में होता था, यानी घर कैसे होते थे, आयताकार हुआ करते थे, इस तरह से बने हुआ करते थे। अब बात करते हैं तो उस समय यातायात का साधन, तो यातायात का साधन भी था। यातायात का साधन में क्या था, तो 2 पहिए वाली और 4 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया करते थे, जिसमें बैल एल लगी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए चावल की बात करें तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, आप जानते हैं चावल के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, लेकिन प्रथम सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रंगपुर से और लोथल से, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से। ठीक है, चलिए नगरों और घरों के विन्यास के लिए, नगरों और घरों का जब विन्यास किया जाता था तो कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता था, तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया जाता था। अगली बात करते हैं तो तौल की। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, तो जो उनके तौलने की इकाई थी उस इकाई के बारे में बात करें तो 16 अनुपात में थी। चलिए देखते हैं तौल की इकाई संभवतः कितनी थी, तो 16 के अनुपात में मापा जाता था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके माप तौल की इकाई पूछी जाएगी तो आपके ऑप्शन में 16 अनुपात जरूर ही दे रखा होगा, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। और जब भी चूज करेंगे जब आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। तो तौल की इकाई क्या थी, सिंधु सभ्यता के में तौल की इकाई क्या थी, तो 16 के अनुपात में थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तो जो वस्त्र उस समय धारण किया करते थे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, जो निवासी थे, वो किस तरह के वस्त्र धारण किया करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे वो लोग अपने कपड़ों को पहनने के लिए। तो देखते हैं सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर हम इसका क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, जल्दी से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले चीज हमने क्या पढ़ ली थी, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो राखीगढ़ी। जबकि आपका जो पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो आपका कौन सा हो गया था, मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ था, आपका पाकिस्तान में था, है ना। अगली की बात करें तो इससे किस किस चीज से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, तो आपने देखा मंदिर के अवशेष से परिचित नहीं थे, मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए, इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय लोग मंदिर से परिचित नहीं होंगे। उसके बाद क्या पता चलता है हमें, कि वो किस पशु से परिचित नहीं थे, तो शेर से परिचित नहीं थे उस समय के लोग। ठीक है, और क्या चीज हमें नहीं पता थी, तो उस समय सिंधु सभ्यता के लोगों को तो तलवार जैसे औजार से परिचित नहीं थे उस समय के लोग। किस तरह की धातु से परिचित नहीं थे, तो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, कांसा होगा, तांबा होगा, और एक आध चीज बना देंगे और आपके साथ ऑप्शन में होगा लोहा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसके बाद हमने और क्या चीजें पढ़ी थी, तो हमने पढ़ ली थी तलवार से। तो मोहरे किस चीज की बनी होती है, तो मोहरे किस चीज की बनी थी, तो सेलखड़ी की बनी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था माप तौल की इकाई क्या थी, तो माप तौल की इकाई क्या हो जाएगी, 16 के अनुपात में हो जाएगी। उसके बाद हमने और कौन से पॉइंट पढ़े थे, तो यातायात के लिए किस चीज का प्रयोग किया करते थे, 2 पहिए और 4 पहिए वाली का प्रयोग किया करते थे, क्योंकि आप जानते ही है ना पाषाण काल में क्या हो गया था, पहिए की खोज हो गई थी, पहिया बना लिया गया था, है ना। तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो हमने पढ़ा था चावल के प्रथम 2 जगह से प्राप्त होते हैं, एक तो रंगपुर से प्राप्त होते हैं, दूसरे लोथल से प्राप्त होते हैं। तो लोथल से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते थे, तो ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। फिर हमने क्या पढ़ा था कि सूती और ऊनी वस्त्रों का वो लोग कपड़े किसके पहना करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। और कितने बड़े हम लोगों ने इससे पहले हमने कई वीडियो में छोटी-छोटी वीडियो है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट मैं देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।